नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती की जो अग्रिम जमानत याचिका है उस पर सुनवाई होगी। आपको बता दें कि आज उनकी तरफ से जो याचिका दायर की गई है जमानत की, उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती के ऊपर जो नाबालिग बटकों के यौन शोषण का आरोप लगा है, उसको लेकर के ये स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती जी की तरफ से याचिका दायर की गई है और इस याचिका में जमानत की अर्जी लगाई गई है। अब इस अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट क्या फैसला देता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये जमानत याचिका हाईकोर्ट की तरफ से खारिज होती है तो स्वामी जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो बटुक है, जो नाबालिग बटुक है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट में कुकर्म की पुष्टि हुई है। ऐसे में अगर आज हाईकोर्ट उनकी याचिका को खारिज करता है तो स्वामी अविमुक्तेश्वर सरस्वती की ही नहीं बल्कि उनके शिष्य की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और उनकी गिरफ्तारी की जो तलवार उन पर लटक रही है, उनकी गिरफ्तारी भी संभव हो सकती है। तो ऐसे में कोर्ट का उन्होंने रुख किया है। उन्होंने जमानत याचिका के लिए जमानत के लिए याचिका दायर की थी और आज इसी को लेकर के हाईकोर्ट में आज इसी जमानत याचिका पर सुनवाई है और सुनवाई के बाद कोर्ट क्या आदेश देता है वो देखने वाली बात होगी। और सबकी निगाहें जमानत याचिका पर लगी हुई हैं और अभी तक जो जानकारी निकल करके सामने आई है कि 72 नंबर कोर्ट पे और 142वें नंबर पर ये जो जमानत याचिका है वो लिस्ट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज इस पूरे मामले पर जमानत याचिका को लेकर के सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं स्वामी अविमुक्तेश्वर के लिए ये फैसले की घड़ी है और इस पर क्या हाईकोर्ट फैसला सुनाता है ये भी देखने वाला होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर उनकी जमानत याचिका खारिज होती है तो उनकी गिरफ्तारी संभव है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। फिलहाल कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। क्या निर्णय, पुलिस सोच समझ करके सारे कदम ले रही है, सारे कदम उठा रही है और इसी को लेकर के क्योंकि जो मेडिकल रिपोर्ट थी जो नाबालिग बटकों की, उसमें कुकर्म की पुष्टि हुई है, तो इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं अगर उनकी याचिका खारिज होती है तो गिरफ्तारी संभव है। एक और आपको खबर बता देते हैं, सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री 2 देशों के दौरे के बाद यूपी लौट आए हैं। सुबह 4 बजे वो यूपी में वो आ चुके हैं और उन्होंने आते ही एक मीटिंग की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 28 तारीख तक सभी के वेतन उनके खाते में डाल दिए जाएं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या फिर आउटसोर्सिंग या संविदा के कर्मचारी हो, सभी के वेतन का भुगतान कर दिया जाए। और अविलंब अगर किसी को भुगतान नहीं किया गया, किसी वजह से कोई दिक्कत आई, तो कहीं ना कहीं उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होगा। किसी भी प्रकार की कोई समस्या किसी भी कर्मचारी को नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर उन्होंने सफाई कर्मचारियों को लेकर के भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी का भी वेतन रुकना नहीं चाहिए और उन्होंने इसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय कर दी है और 28 फरवरी तक सभी के खाते में उनकी सैलरी पहुंच जाए, इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं और इसके लिए शासनादेश भी जारी हो गया है। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि सभी कर्मचारियों को होली से पहले 28 तारीख को उनके खाते में उनकी सैलरी पहुंच जाए। इसके लिए विशेष जो भी जो कदम उठाने हैं, किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो या कोई वजह ना बताई जाए कि इनको इसकी वजह से सैलरी नहीं मिल पाई है। तो साफ निर्देश है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और स्पष्ट निर्देश है कि साफ तौर पर सभी कर्मचारियों के खाते में सैलरी चली जाए। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि 1 तारीख को संडे पड़ रहा है, उसके बाद 2, 3 और 4 अगर इनको देखा जाए तो अवकाश घोषित है। तो ऐसे में राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि होली का पर्व है और होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से पूरे देश और प्रदेश में मनाया जाता है। और उसी के तहत आज अभी जिस तरीके से होली के लिए जो 3 दिनों का अवकाश मिल रहा है, तो एक लंबा गैप और लोगों को एक लंबी छुट्टी मिल रही है। अगर हम देखें तो संडे से लेकर के संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4 दिन लगातार वो छुट्टी पर है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। सैलरी भी पहले आ रही है, साथ ही साथ छुट्टियों की एक बोनस भी उनको मिल रहा है, क्योंकि होली के त्योहार में सब चाहते हैं कि अपने घर पे अपने परिवार वालों के संग इस रंग के त्योहार को मनाएं। इसी के मद्देनजर योगी सरकार ने स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देशित किया और ये अवकाश भी घोषित किया है, जिससे ये जो रंग भरा त्योहार है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जो देश में, क्योंकि हर जगह से लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, वो चाहते हैं कि अपने घर पे जाए, अपने परिवार वालों के साथ होली का, ये रंगों का त्योहार मनाए। इसी के लिए ये जो 4 दिनों की छुट्टी है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, क्योंकि
जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और बीजेपी पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है, 98 संगठनात्मक जो उन्होंने जिले बांट रखे हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी ने, उसमें अब तक 95 की हो गई है, क्योंकि कल 11 जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ और जिसमें सबसे बड़ी बात है कि 4 पश्चिमी क्षेत्र से आते हैं, अवध से और ब्रज क्षेत्र के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 11 जिलों का जो नाम का ऐलान हुआ है उसमें विशेष ध्यान रखा गया और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को इस बार भी तरजीह दी गई है। एक ठाकुर को मिला, एक ठाकुर को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन ब्राह्मणों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को इसमें तरजीह दी गई है और 2 दलितों को इसमें जगह मिली है। और अगर पिछड़ों की बात की जाए तो 3 पिछड़ों को भी जिम्मेदारी मिली है। कहीं ना कहीं अयोध्या की बात की जाए तो वहां पर भी नए जिलाध्यक्ष की तैनाती कर दी गई है और सिद्धार्थनगर में बात की जाए तो वहां पर भी नए जिलाध्यक्ष की तैनाती कर गई है। लेकिन अभी भी 3 जिले बाकी हैं जहां पर अभी भी कोई नाम का ऐलान नहीं हुआ है। जिलाध्यक्ष की सूची जरूर आ गई है, 98-95 नामों का ऐलान जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी 3 जिले बचे हुए हैं जहां पर अभी भी बीजेपी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है उन 3 नामों के ऐलान के लिए। वो 3 जिले कौन कौन से वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। उन 3 जिलों की अगर बात की जाए तो बनारस, चंदौली और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देवरिया बना हुआ है, 3 जिले ऐसे हैं जहां पर जिस तरीके से अभी भी इन तीनों जगहों पर नाम का ऐलान नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी बात हम करें बनारस में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिला है, ऐसे में उनकी भी जो उनके लिए इंतजार किया जा रहा है कि उनकी भी पसंद को ध्यान में रखा जाए या उनसे भी कहीं ना कहीं वार्ता की जाए, शायद इसलिए बनारस को होल्ड किया गया है। चंदौली की बात की जाए तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है और संगठन के प्रभारी भी हैं महेंद्र नाथ पांडे, उनका वो जिला है, तो वहां पर भी अभी कभी ना कभी स्थितियां ऐसी हैं कि क्लियर नहीं हो पाई हैं और उनके जिले में भी अभी नाम का ऐलान होना बाकी है। देवरिया में अगर बात की जा रही है तो 2 विधायक हैं और दोनों विधायकों की सहमति नहीं बन पा रही है, शायद इस वजह से वहां पर भी नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा है। तो 98 में से 95 जिलों को तो जिलाध्यक्ष मिल गए हैं बीजेपी में, लेकिन अभी भी 3 जिले बाकी हैं और इन 3 जिलों में भी जल्द से जल्द नाम का ऐलान होगा। लेकिन कब होगा, थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जो बीजेपी की टीम है वो धीरे धीरे करके सबको जोड़ करके और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन नामों का ऐलान कर रही है। और साफ तौर पर देखा गया है कि अयोध्या हो या फिर सिद्धार्थनगर हो, क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है, वहां पर जिस तरीके से जिलाध्यक्ष को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं बहुत खूब के कदम रखने वाली बात है और सभी जातियों को साथ कर चलने के लिए और किसी प्रकार का कोई मैसेज ना जाए, क्योंकि 2027 का चुनाव है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा लेकर के चल रही है और ब्राह्मणों की इस वक्त नाराजगी यूजीसी के बाद साफ तौर पर देखने को मिल रही है, सभी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा 51 सवर्ण है जो जिला अध्यक्ष बने हुए हैं, जिसमें 24 सबसे ज्यादा ब्राह्मण है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जानती है कि ब्राह्मणों की नाराजगी 2027 के चुनाव में उनके ऊपर भारी पड़ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ब्राह्मणों को साधने के लिए बीजेपी एक के बाद एक नए पैंतरे और नई उनको संभावनाओं के साथ नई जिम्मेदारी भी देती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल ये अध्यक्षों की बात थी, जिलाध्यक्ष है 98 में 95 जिलों में जिलाध्यक्ष चुन लिए हैं बीजेपी ने, 3 जिलों में अभी भी कहीं ना कहीं उनके पास स्पष्टता क्लियर नहीं है और कब तक ऐलान होगा ये देखने वाली बात होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम इंद्रवीर के पास चलते हैं रायबरेली में। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? देखिए अखंड, अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली की सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर है जो इस समय पूरे प्रदेश की खबर बनी हुई है। और ये खबर क्योंकि देखिए जिस तरीके से जब कोई त्योहार दिखता है तभी जो है फूड एंड सेफ्टी विभाग जमीन पर दिखता है, उसके पहले ये इनकी कोई अपनी कार्रवाई या कोई इनकी गतिविधियां देखने को नहीं मिलती। लेकिन अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण मैं कहूंगा, क्योंकि अक्सर अधिकारी दिखते हैं लेकिन यही अधिकारी जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, जो छोटे तबके के तहसील में गांव में बैठकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके ही उसमें चाबुक चलाते दिख रहे हैं। जो बड़े लेवल पे मिष्ठान भंडार है या और तमाम सारे रेस्टोरेंट है, दुकानें हैं, उन पर इन अधिकारियों की सेटिंग और गेटिंग के जरिए काम किया जाता है हर त्योहार पे। हमने देखा, अभी हमारे पास तस्वीर है, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये रायबरेली की तस्वीर है और ये कस्बे की तस्वीर है। और इस कस्बे की दुकान पर इन्होंने, लालगंज कस्बे है, वहां पर जाकर के 50 किलो खोआ
और तमाम सारी ऐसी और जो पदार्थ है, खाद्य पदार्थ जो त्योहारों में यूज होते हैं, उनको सबको नष्ट किया है। लेकिन फूड विभाग इसके जो बड़े बड़े जो एक बड़ा बड़ा ब्रांड है, वो बड़े ब्रांडों पर चाबुक चलाता क्यों नहीं दिखता, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इन पर रायबरेली की डीएम हर्षिता माथुर और जो एडीएम प्रशासन है, या अगर बात करें तो जो इनके हमारे यहाँ रायबरेली में इनके जो अधिकारी, उच्च आला अधिकारी बैठे हैं फूड एंड सेफ्टी में, उनका नाम है सीआर प्रजापति, मतलब अगर बात करें तो चेतराम प्रजापति। तो उनके लिए कहना मेरा ये मुहावरा शायद फिट बैठेगा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो अखंड ये मुहावरा रायबरेली के चेतराम, इनका जो नाम है चेतराम सीआर प्रजापति, इनको पूरा नाम इनका चेतराम प्रजापति है। ये चेतराम प्रजापति भाई साहब अपने ऑफिस से नहीं निकलते, इनकी पूरी टीम हर तहसील में, हर थानों में छापेमारी करती है, लेकिन ये अपना एसी का केबिन नहीं छोड़ते हैं और ये खुद से मॉनिटर करते हैं और ये डीएम को रिपोर्ट सौंपते हैं इनका ये। और अगर बहुत बड़ा मामला हुआ तभी उसमें कुछ होगा, अन्यथा कोई ऐसी कार्रवाई खाना पूर्ति के अलावा नहीं दिखेगी। ये बड़ा सवाल है रायबरेली फूड एंड सेफ्टी विभाग के लिए कि जिस तरीके से इनकी अपनी गतिविधियां देखने को मिलती हैं, उन गतिविधियों पे बड़े दुकानदार, बड़े उनके यहाँ सैंपलिंग, ये फलाना ढिमकाना, ये सब नहीं देखने को मिलता। ये बड़ा सवाल है फूड एंड सेफ्टी विभाग रायबरेली के ऊपर। अगर जो बड़े बड़े ब्रांड है उनके सेटिंग गेटिंग करके छोटे दुकानदारों के ऊपर चाबुक चलाते हुए नजर आते हैं हर त्योहार पे। और होली के 4 दिन पहले, दीपावली के 4 दिन पहले जगेंगे, फिर उसके बाद कुंभकर्णी नींद में सो जाएंगे, फिर ये नजर नहीं आएंगे आपको साल भर 6 महीने। और 6 महीने के अंदर जब कोई त्योहार आएगा तभी ये नजर आते हैं, उसके पहले फिर ये दिखेंगे नहीं। ये सीधी सी सवाल है। सबसे बड़ी बात नाम है चेतराम, चेतने या चेताने जैसा कुछ है नहीं, ना चेताते हैं किसी को कि कोई चेतावनी, इनके तरफ से कोई चेतावनी दी जाए जो इस तरीके से मिलावटखोर है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, अगर ये डिपार्टमेंट अपनी ईमानदारी से काम करते तो इस तरीके के मिलावटी सामान बाजार में किस तरीके से उपलब्ध होते, साफ तौर पर देखा जाता है हमने किस तरीके से मिलावटी बाजार में सामान कितनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। लखनऊ में भी एक लगातार टीमें जांच करती हैं, कई सारे छापेमारी करती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स के यहाँ मिलावटी सामान मिल रहे हैं, वो भी कई कुंटल में मिल रहे हैं, 1 किलो 2 किलो 10 किलो 50 किलो में नहीं, कुंटलों में मिल रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, बिल्कुल सही सवाल आपने भी उठाया है, कि आखिरकार इस तरीके से जब कोई त्योहार आता है तो आप छापेमारी करते हैं, रूटीन चेकअप क्या नहीं हो सकता क्या? आप पहले से लोगों को चेतावनी नहीं दे सकते क्या? लोगों की सुरक्षा के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करने के लिए छोड़ दिया गया है, आप आराम से केवल किसी त्योहार का इंतजार करते हैं। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से हमने सुना और जो खबरें आई पूरे देश ने देखी कि किस तरीके से एक बीएसएनएल का डायरेक्टर का प्रयागराज का दौरा होता है, उसमें मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया जाता है और उनके लिए किस किस तरीके की व्यवस्था की जाती है हमने देखा। क्या अधिकारी उस प्रोटोकॉल के तहत जीने के लिए व्याकुल है कि बस वो प्रोटोकॉल के तहत जीना चाहते हैं, एसी कमरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं? अगर आपको जिम्मेदारी मिली है लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं उनको खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की, तो आप उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से बचते क्यों हैं? और सेटिंग और गेटिंग की तमाम चीजें हमने देखी है कि जो तमाम अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो किस लिए है? अगर आप अपने पद पर बैठे हैं तो क्या केवल प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए, एसी कमरों की ठंडी हवा खाने के लिए, या लोगों की सुरक्षा के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बैठे क्यों हैं आप? देखिए अखंड, मैं बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरीके से मैंने भी बताया और मेरे और भी कलीग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, ये रायबरेली जिले की समस्या नहीं है। ये मुझे ऐसा लगता है, आई विल दिस क्वेश्चन मार्क के साथ में बात कर रहा हूँ, कि मुझे लगता है ये हर जिले की समस्या है कि छोटे व्यापारियों के ऊपर ही चाबुक चलती नजर आती है। जो बड़े बड़े मिष्ठान भंडार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये कहीं भी कोई कुछ नहीं नजर आता। अगर कहीं क्या ऑफ सीजन, जैसे अभी त्योहार है, इसके बाद जब ऑफ सीजन रहता है, नॉर्मल सीजन रहता है, तो उसमें क्या होता है, जब कहीं किसी दुकान पे कीड़ा निकल गया, मकोड़ा निकल गया, तब मीडिया में हाईलाइटेड हो गया तो वो रहता है, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं। और ये टोटल मैं कह सकता हूँ कि सेटिंग और गेटिंग का ही मामला है। आखिर ये नहीं करते तो जो और आला अधिकारी बैठे वो कर, तो फूड एंड सेफ्टी विभाग कहीं ना कहीं सोता नजर आता है। और ये त्योहार के 2 दिन पहले जागते हैं, उसके बाद फिर 6 महीने के लिए कुंभकर्णी नींद में। जब कहीं शिकायत होगी और जब कहीं बहुत बड़ा मामला होगा, 4-6 लोग जब उसमें फूड पॉइजनिंग से कहीं ग्रसित हो जाएंगे या कहीं कुछ और ऐसा मामला आएगा, तब ये फिर जाते हैं। मतलब ये बिना ऐसा विभाग है जो बिना उसके अपने आप से काम नहीं करता। ये सैंपलिंग लेते हैं, सैंपलिंग देते हैं, फिर आराम से मौज मस्ती करते नजर आते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जी।
नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं इंद्रवीर, और बिल्कुल ये कमोबेश ये स्थिति केवल रायबरेली की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि पूरे देश की है। और इस डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि कई डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल कुंभकर्णी नींद में सोते हैं। अभी तो हमारे साथ प्रतापगढ़ से ज्ञानेंद्र जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस तरीके की कौन सी नींद में वो लोग सो रहे हैं। बहुत सारी चीजें उनकी भी तरफ से भी आएंगी। हमारे जितेंद्र भी हैं, वो भी बस्ती से बताएंगे कि किस तरीके की अलग ही अपनी एक अलग दुनिया में, मायावी दुनिया में खोए रहते हैं। जो काम करना होता है उस काम को छोड़ करके दूसरे अन्य कामों में व्यस्त रहते हैं। फिलहाल जनता तस्त रहे, अधिकारी मस्त रहे, इसके साथ ही इनके जीने का एकमात्र इनका यही है बस कि हमको जीना है, अपने हिसाब से जीना है। आराम से तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह लेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। सरकार, जनता जाए भाड़ में, जनता के कोई काम हो या ना हो, जनता मिलावटी सामान खाए। जो हालात हैं, बड़े से बड़े प्रतिष्ठानों की बात हो जाए या छोटे से छोटे प्रतिष्ठानों की बात हो जाए, लखनऊ की बात करूं, यहां बड़े से बड़े प्रतिष्ठानों के अगर सैंपल लिए जाते हैं तो लगभग सारे के सारे सैंपल फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं कि अगर आप 4 दिन जागते हैं, उनके सामान को जाकर चेक करते हैं, सैंपलिंग कराते हैं, और जब उस नमूने फेल हो जाते हैं तो आप बताते हैं कि इन क्वालिटी के जो सामान थे ये फेल मिले हैं, आप लोग फिर से सुधार कीजिए। लेकिन क्या सुधार होता है? नहीं होता है। अमूमन जो स्थिति होती है कमोबेश वही रहती है, स्थितियां सुधरने का नाम नहीं लेती। लेकिन इंद्रवीर, एक बार काम करिएगा, जो एसी कमरे में बैठे हुए हमारे अधिकारी महोदय हैं उनसे एक बार जाइएगा और कोशिश करिएगा कि पूछिएगा कि आपने कम से कम जो लोग या जो जनता है जो परेशान होती है इस तरीके से बड़े बड़े प्रतिष्ठानों पर जाकर के विश्वास करके सामान लाती है, क्या उनके यहाँ भी सैंपलिंग कराने का काम करेंगे? क्योंकि अगर सैंपलिंग होती है, भगवान जाने किस तरीके की सैंपलिंग होती है, लेकिन मैंने लखनऊ में देखा है जब सैंपलिंग होती है तो कई नमूने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के फेल हो जाते हैं। नाम लेने की क्या जरूरत है, यहाँ की पूरी जनता जानती है। लेकिन इसको लेकर के जरूर सवाल कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिरकार किस तरीके का रोड मैप तैयार किया है कि आखिरकार केवल होली, दिवाली, दशहरे में ही नहीं जाकर के सैंपलिंग की जाए, बल्कि उनके नमूने लेने के लिए ऐसा हो जाए कि सिस्टम लगातार बना रहे, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रवीर, इस तमाम जानकारी। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? आ, बिल्कुल अखंड, देखिए हमारे साथी थे रायबरेली के और इंद्रवीर साफ तौर से बता रहे थे फूड सैंपलिंग किस तरीके से होती है। अभी आपने लाइव शुरुआत करने से पहले एक बात कही थी कि होली की छुट्टियां पड़ रही हैं, लगातार 4 दिनों की छुट्टियां हैं और सारे कर्मचारी, बिल्कुल सही कहा। अभी आपने एक लाइन बिल्कुल सही बताया है कि खुशियां तो आ रही हैं, लेकिन तनख्वाह गिनने के दिन आ जाते हैं। 28 तारीख है, 28 का महीना है तो 28 ही कहेंगे। 30 या 31 आती है तो तनख्वाह गिनने की बारी आ जाती है। और मैं आज से ही नहीं, प्रतापगढ़ के हर एक अधिकारी कर्मचारियों को कह रहा हूँ कि सिर्फ वो डेट का इंतजार करते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं और सिर्फ तनख्वाह आने का इंतजार करते हैं या ऊपरी पैसे की आने का इंतजार करते हैं। कोई कैसे भी फंसे, उनसे पैसा कमाया जाए और कहीं मोटी मुर्गी मिले तो लाखों में खेला जाए। साथ तौर पर देखिए त्योहारों का सीजन है और खास तौर पे बात करें तो अभी हमारे यहाँ फूड सैंपलिंग के नाम पे नील बटा सन्नाटा है। क्यों? क्योंकि शहर के सबसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान है और कुछ छोटे प्रतिष्ठान है लेकिन बहुत ही फेमस है। और पहले मैं बड़े प्रतिष्ठानों पे आता हूँ कि जैसे कि बात करें कि सबसे बड़ा प्रतिष्ठान अगर कहीं है और शहर में है और सबसे पुराना है, जो दशकों पुराना कह सकते हैं, 50 दशकों पुराना कह सकते हैं, उनका नाम है किशोरी मिष्ठान भंडार। सबसे पहली बात कि वहां पे कभी भी फूड सैंपलिंग नहीं की जाती है। प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मिष्ठान भंडार है कोई तो वो है किशोरी मिष्ठान भंडार और सबसे फेमस है। 70 से 80 साल पुरानी दुकान है। मेरी जानकारी, सोचिए, मेरी जानकारी और मेरे दादा परदादा पुरखों से ये दुकान चली आ रही है, लेकिन फूड सैंपलिंग के नाम पे नील बटा सन्नाटा है। यहाँ की पब्लिक के साथ एक तरीके से फूड इंस्पेक्टर समेत जितने भी कर्मचारी हैं वो खिलवाड़ करते हैं। अभी मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे, तो वो कह रहे हैं कि आज से हम लोग नहीं निकलेंगे, हम लोग निकलेंगे तो 1 या 2 तारीख से। सोचिए, 4 तारीख को होली है और 3 तारीख को होलिका दहन है। अब लोग गुजिया मिठाई अपने घरों में रखने के लिए और अधिकारियों को, ये भी कह सकते हैं कि अधिकारियों को बांटने के लिए भी लोग कर्मचारी लेके जाते हैं कि हमारे अधिकारी हैं, उनको ले जा करके दिया जाता है। तो अभी तक फूड सैंपलिंग की नहीं गई है। खोवा मंडी जो लगती है, खोवा मंडी में कभी आज तक फूड इंस्पेक्टर क्या, एक छोटे से सिपाही जो होते हैं वो तक जाते नहीं है। हाँ, ये होता है कि रक्षाबंधन और दीपावली के समय ये लोग बड़ी मात्रा में छोटे दुकानदारों को टारगेट बनाते हैं जिनकी साल भर में दुकानें नहीं चलती है।
सोचिए, जिनकी साल भर दुकानें नहीं चलती, उनके क्या टारगेट बनाते हैं, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए हमने एक छोटी-सी कार्रवाई कर दी है। लेकिन कोई ऐसी बड़ी दुकानों पे कार्रवाई नहीं की जाती है। देखिए, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो आबकारी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो प्रशासनिक अमला हो, चाहे वो पुलिस अमला हो, हर एक विभाग के कर्मचारी केवल गहरी नींद में सोते रहते हैं और इंतजार करते हैं 1 या 2 तारीख की, जिस दिन इनकी तनख्वाह आनी होती है। काम के नाम पे तो नील बटा सन्नाटा रहते हैं प्रतापगढ़ में। और साफ तौर पे किस तरीके से इंद्रवीर भी बता रहे थे, वही लहजा मैं भी यूज कर रहा हूँ। सिर्फ कुंभकर्ण की नींद सोया जा रहा है, प्रतापगढ़ के अधिकारी सो रहे। त्योहार का सीजन है, मैं बहुत दूर नहीं हूँ, मैं कल भी बता रहा था, कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कुछ दूरियों पे बना दिया गया, मेरे पीछे ही है, नालों की तैयारी कर दी गई है, लेकिन कुछ दूरी पे खाली पड़ा हुआ है। जो मलबे हैं नाले के, जो कंस्ट्रक्शन की खोद के वो किया गया है, उसको सड़क के किनारे कर दिया गया है। और ये शहर का कंस्ट्रक्शन तकरीबन 2 महीने के आसपास से चल रहा है। व्यापारी परेशान है, इन ठेकेदारों से, इन अधिकारियों से। लोग परेशान है इन ठेकेदारों से, इन अधिकारियों से। कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा ठेकेदारों के ऊपर। तो फूड डिपार्टमेंट क्या कर लेगा, वो भी गहरी नींद में सो रहे हैं अखंड। सबसे बड़ी बात है कि यही तो दिक्कत है कि जो सिस्टम बना है वो सिस्टम लोगों को सहूलियत प्रदान करने के लिए बना है, लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए बना, लेकिन ये सिस्टम की ऐसी खामियां हैं, इनकी लूपहोल्स का फायदा उठा करके, चाहे वो ये ठेकेदार जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, या फिर जो अधिकारी हैं, उसका पूरा फायदा उठाते हैं और लोगों को जितना परेशान हो सकता है उतना परेशान करते हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रतापगढ़ में जिस तरीके से ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि अगर 2 महीने से एक सड़क को या नाली को या गड्ढे को खोद करके रख दिया गया, मलबा जस का तस पड़ा हुआ है, और कोई भी ठेकेदार या अधिकारी कुंभकर्ण की नींद से जागने का नाम ही नहीं ले रहा, लोगों को परेशानी हो, लोगों को समस्या हो, यातायात ठप पड़ जाए, जाम की स्थिति बन जाए, कुछ भी हो जाए, पर किसी को कुछ भी समझते, वो कुछ नहीं करना, आराम से आदमी परेशान होगा, क्योंकि उन अधिकारियों को अपनी सैलरी मिल रही है, ठेकेदारों को अपने काम का भुगतान हो रहा है, लेकिन उनको समस्या से क्या दो चार होना पड़ रहा है? नहीं होना पड़ रहा है। वहां पर लोग जिस तरीके से परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, या फिर जाम का सामना कर रहे हैं, उनको कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन ज्ञानेंद्र, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि कल भी हम लोग इस पर डिस्कशन कर रहे थे। इतनी सारी चीजें घटित होती हैं, लोग सवाल उठाते हैं, उसके बावजूद भी क्या ये अधिकारी, ये ठेकेदार अपनी कारगुजारियों से कोई भी, मतलब उसमें कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते, उससे कुछ सीख नहीं लेना चाहते, या लोगों की असुविधा ना हो उस पर कोई काम नहीं करना चाहते? आखिरकार चाहते क्या है? क्या केवल पेमेंट चाहते हैं और अधिकारी अपनी सैलरी चाहता है, या जो उसके साथ मिलता है वो भी चाहता है? इसके अलावा कोई किसी को परेशानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, देखिए, कल मैं जब लाइव कर रहा था तो मेरे पीछे ही जो ठेकेदार है वो खड़ा होकर सुन रहा था, बकायदा बहुत ही इत्मीनान से सुन रहा था मेरी बातों को। और साफ तौर पे जब लाइव खत्म हुआ उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा, थोड़ी देर बाद उसके लाइव के खत्म होने के 20 मिनट बाद जब मैं गाड़ी में बैठने लगा तो वो मेरे पास आया, कहा, भाई साहब, आप लोगों को हम ही लोगों से क्या दुश्मनी है? जब व्यापारी काम ही नहीं करने देंगे तो कैसे? तो मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि भाई साहब, आप लोग तो काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है, व्यापारी कहाँ काम नहीं करने दे रहे? आप खड़े हुए, अगर व्यापारी, हम लोग भी खड़े होते हैं, पूछते हैं कि क्यों नहीं काम करने दे रहे? आपकी भलाई के लिए ही काम किया जा रहा है। तो उनकी बोलती बंद हो गई। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। होली का त्योहार है और आप भी जानते हैं होली में क्या होता है, रंग सब करे रहते हैं, लिकर का सब यूज करते हैं, और होली के त्योहार में हुड़दंगी बहुत होती है। इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो काम किया है, आपको ये बता दे रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं है। नाला इन्होंने खोदा हुआ है, 8 से 10 फीट का नाला है, उसमें इन्होंने केवल सरिया डाल दिया। और कोई भी व्यक्ति, मैं भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ड्रंक किया हुआ है, उसको डीजे बज रहा है और डांस हो रहा है, उस दौरान उस नाले में गिरता है तो सीधे उसके अंदर सरिया जाएगी। भगवान न करे ऐसा हो, त्योहार सबका शाकुशल बीते और रमजान का भी महीना चल रहा है, लेकिन ये लोग केवल धन उगाही का काम कर रहे हैं। जो बड़े व्यापारी हैं उनके सामने के नालों का कंस्ट्रक्शन का काम मात्र 24 घंटे से 30 घंटे में, बहुत कहूंगा 35 घंटे के अंदर काम पूरा कर दे रहे हैं। लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनके द्वार पे
पूरी की पूरा मलबा उठा करके रख दिए। तो ये है प्रतापगढ़ के ठेकेदार और ये है अधिकारियों का रवैया। साफ तौर पे देखिए, तहसील गेट में भी नाले की खुदाई होनी है, लेकिन वहां नहीं कर रहे हैं। क्यों? वहां से अधिकारी आते जाते हैं। तहसील के पीछे ही कोतवाली है, क्योंकि कोतवाली का भी आना जाना लोगों का है। और ये जो मुझे पता चला है कि मात्र अगर यहाँ वो खुदाई करेंगे तो मात्र 24 घंटे भी नहीं लगना, 20 घंटे के अंदर इनको काम खत्म कर देना है। तो ये एसडीएम का आदेश है। देखिए, हर जगह की एक गाइडलाइन होती है और साफ तौर पे ये दर्शा रहा है कि अधिकारियों से इनको डर, अधिकारियों के यहाँ काम सबसे लास्ट में करना है। मैंने अभी आपको शुरू में एक मिष्ठान भंडार की बात बताई, किशोरी मिष्ठान भंडार, वहां की खुदाई नहीं करेंगे। वहां फूट के कोई भी अधिकारी नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? या तो वहां से उनको मोटा पैसा मिलता है, और या तो डर लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बड़े विधायक का, कोई सांसद का, किसी बड़े अधिकारी का फोन ना आ जाए, मेरा सस्पेंशन हो सकता है। इसलिए सोचिए, ये एक डर ठेकेदारों के अंदर भी होता है और अधिकारियों के भी अंदर होता है। तो साफ तौर पे दर्शाता है कि अगर किसी के द्वारा बिल्कुल आम और घास इन सारी चीजों में नहीं होना चाहिए, और अगर आम और घास में आपने तब्दील कर रखा है तो बड़ी बात है। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जब शहर का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था तो मात्र शहर से जब भगवत चुंगी से जैसे ही इंटर हुए थे ना, तो बीच के सब कुछ छोड़ करके पूर्व विधायक जो रानीगंज से धीरज ओझा का मकान था, वहां का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और मात्र 24 घंटे के अंदर उनका नाला तैयार कर दिया गया। तो ये पक्षपात नहीं है तो आखिर क्या है? आप अब 1 तारीख से आप कह रहे हैं, फूड वाले कह रहे हैं कि हम 1 तारीख से निकलेंगे, तो आप वहीं जाएंगे जहां वो बेचारे त्योहार का इंतजार करते हैं। वो मिष्ठान वाले त्योहार का इंतजार करते हैं कि अब त्योहार आया है तो मैं कुछ अपनी घर की लागत लगा करके वो मिठाइयां तैयार करते हैं। लेकिन अगर उनका माल सही भी होगा ना तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। ये काम किया जाता है प्रतापगढ़ में, हम लोगों ने अक्सर देखा है। लेकिन बात यह आ जाती है कि अधिकारी जो बयान देंगे हम लोग उसी को चलते हैं। कभी भी किसी बड़े रेस्टोरेंट के ऊपर ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। अक्सर देखा गया है, चाहे जिंदर होटल हो, चाहे शशांक होटल हो, चाहे सिद्धार्थ होटल हो, चाहे स्नेह होटल हो, और चाहे मोती महल हो, ऐसे कई होटल है, चाहे प्रभाकर हो, ऐसे कई रेस्टोरेंट है, ऐसे कई रिजॉर्ट्स है, ऐसे कई नामचीन होटल है। अगर इनके यहाँ एक मछली मिल जाती है तो कभी भी फोन, ऐसे खबरें वायरल होती है, लेकिन कभी फोन वाली इनके यहाँ छापा मारने नहीं जाएंगे, कभी सैंपलिंग करने नहीं जाएंगे। आप इन होटलों की एक बार रसोई देख लेंगे तो आपको यहाँ का खाना खाने का मन नहीं करता है। तो ये ऐसे होटल हैं जो नामचीन लोगों के हैं, इनके यहाँ कार्रवाई के नाम पे फूड के लोग कभी कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे ही ठेकेदार होते हैं, ऐसे ही। मैं एक छोटी और बात को इसी में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि देखा गया था आज से 4 से 5 महीने पहले एक होटल में एक युवती की हत्या कर दी जाती है और युवक भाग जाता है। छोटे होटलों में कार्रवाई की गई थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन जब बड़े होटल में पहुंचे थे, और नामचीन होटल था सिद्धार्थ होटल, अब भोले सिंह का नाम शहर में गूंजता है, जब उनके यहाँ होटल में पहुंचे तो एक कमरा सील किया था इन्होंने, जो कि और होटल थे, जो छोटे होटल थे उनके पूरे होटल को सील कर दिया था। लेकिन जब छोटे होटल बड़े होटल में पहुंचे तो साफ तौर पे केवल एक कमरा सील करके, और जैसे ही फोन बजना शुरू हो गया था अधिकारियों के पास, हम लोग वहां साक्षात मौजूद थे, केवल एक होटल के एक कमरे को सील करके, वो भी दूसरे दिन सील टूट गया था। लेकिन जो अन्य होटल थे, जो छोटे होटल थे, उनके सील 1 महीने तक पड़े रहे। तो ये है प्रतापगढ़ की पुलिस, ये है प्रशासनिक अमला, ये है फूड के लोग जो बड़े जगह कार्रवाई करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उनका सस्पेंशन हो जाएगा, और सस्पेंशन हो जाएगा तो मैं फिर से 2 साल पीछे चला जाऊंगा, और जो मेरी 30 तारीख और 28 तारीख को सैलरी आती है, 1 तारीख को गिरती है, वो नहीं मिलेगी, वो सैलरी आधी हो जाएगी। जो मेरी ऊपरी की आमदनी है वो आमदनी नहीं हो पाएगी। तो यहाँ प्रतापगढ़ के कर्मचारी ऐसे हैं, अधिकारी ऐसे हैं कि बड़े लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से इनको डर लगता है कि कहीं मेरे पैरों तले जमीन न खसक जाए। ये है प्रतापगढ़ के कर्मचारी, अधिकारी। बहुत ऐसे सारे किस्से हैं कि आपको मैं बताने लगूं तो आधे घंटे का समय कम पड़ जाएगा।
बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये तो हमने आपके जब आपने बताया है और जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमने किस तरीके के हालात देखे हैं, चाहे वो महाकुंभ हो और माघ मेला हो या फिर तमाम जगहों पर किस तरीके के जुगाड़ तंत्र से प्रतापगढ़ काम चलाने में आगे है, जुगाड़ पर काम करता है। एक एक 2-2 महीने हो जाता है, गड्ढा खुदा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर जैसे हालात हैं, जिन लोगों को सोचना चाहिए, लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों को सुविधाओं के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए, इन सबसे इतर लोग अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य, अपने पॉकेट, इन सब का ख्याल रखते हैं, लेकिन लोगों से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जिस चीज में आम और खास नहीं सोचना चाहिए, उसमें भी आम और खास सोचा जाता है। आम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, खास लोगों को बख्श दिया जाता है। आम लोगों के घर के सामने की सड़क, नाला, नाली खुद ही पड़ी रह जाती है, खास लोगों की घर के सामने की नाला, सड़क, नाली 24 घंटे के भीतर बनकर तैयार हो जाती है। ये बताती है, दर्शाती है कि काम करने में भी आम और खास का कितना ज्यादा रोल है यहाँ पर। और प्रतापगढ़ में खासतौर से देखा जाता है, वैसे भी मैं बोलता हूँ प्रतापगढ़ प्रतापियों का इलाका है, वहां पर कई सारे प्रतापी हैं और उन प्रतापियों के बीच में अगर कुछ आम लोग रहेंगे तो उनकी व्यवस्था भी आम जैसी होगी। आम लोगों की तरह उनको आम की तरह छोड़ दिया जाएगा। एक बात मैं कह के खत्म करूंगा। जब भी उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं, न सौ पढ़ा न एक प्रतापगढ़ा, और जो पढ़ा तो दैयो से बढ़ा। तो ये प्रतापगढ़ के ऊपर लागू होते हैं। कुछ मैं ये भी कहूंगा कि अधिकारियों को ये प्रतापगढ़ की ही पब्लिक बढ़ावा देती है, और सही बात है, पर अधिकारियों को सिर्फ प्रतापगढ़ की पब्लिक जो है बढ़ावा देती है। और जो यहाँ के विधायक होते हैं या सांसद होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनको चुनने का काम हम ही करते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को मैं तो प्रतापगढ़ की पब्लिक से हर वक्त कहता हूँ, ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके साथ खड़ा हो, जो ऐसा ना हो कि केवल 5 साल में एक बार वोट मांगने आए। और ऐसे अधिकारियों के साथ खड़े होइए जो आपके। नहीं, बिल्कुल ज्ञानेंद्र, ये सारी चीजें ध्यान में देनी चाहिए, लेकिन शायद इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। जनता भी जानती है और जनता, हम लोग जो कवरेज करते हैं टीम पर, तो मैंने देखा है, मैं इसको यहाँ पर कहना उचित नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि लोग अपने विकास से ज्यादा अपनी जाति की चिंता करते हैं कि विकास पर वोट देना चाहिए कि जाति पर वोट देना चाहिए। और अगर आज का अगर कहीं वोटिंग परसेंटेज करा लिया जाए तो लोगों को विकास से ज्यादा जाति ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगी कि हमारी जाति का होगा तो हम वोट देंगे, भले विकास हो या ना हो। और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि जिन जगहों पर इस तरीके से जाति धर्म के आधार पर जो स्थितियां होती हैं, वहां के हालात क्या है हम सब देख रहे हैं। फिलहाल ये कहना उचित है और ये सब चीजें जनता पे छोड़ देनी चाहिए। उन्हें भली भांति पता है कि वो क्या करेंगे और उनके विकास ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके जाति का विकास हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ में प्रतापियों का हाल इसी तरह रहेगा और आम लोग आम बन करके जी रहे हैं और खास लोगों के लिए खास व्यवस्था बना दी गई है। लेकिन अपडेट दीजिएगा और अगर क्या कुछ उसमें होता है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अगर जिस तरीके से जिस खबर को लेके होली का त्योहार है, खबर आज की जो खबर है वो वहीं से शुरुआत हुई, तो कहीं ना कहीं खबरें तमाम है बस्ती से, लेकिन शुरुआत इसी खबर से करेंगे। अखन आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार चाहे होली हो या दिवाली हो, खास और रक्षाबंधन है, जब भी त्योहार आते हैं तो स्वाभाविक बात है जो पूर्व विभाग के अधिकारी वो एक्टिव हो जाते हैं और लगातार कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन अगर एक चीज नया खास एक चीज और देखी गई कि बस्ती में होली का त्योहार आने से महज कुछ दिन पहले रोडवेज के पास में कई कुंटल खोआ लावारिस हालत में वहां पे मिला हुआ। पूर्व विभाग को, पुलिस विभाग ने उस पर कार्रवाई भी की है कि कहाँ से आए, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। उनसे जब बात की गई तो उन्होंने ये बताया कि ये जो रोडवेज की बसें हैं या जो प्राइवेट बसें हैं उनके द्वारा यहाँ पे लाके माल को गिरा दिया जाता है और जो भी उसके संबंधित जो लोग होते हैं जो उसको बेचते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वहां से ले जाते हैं। लेकिन अगर एक चीज खास हो, जब पूर्व विभाग को इतनी जानकारी है कि वो जो वहां पे रोडवेज या बस द्वारा उसे गिरा दिया जाता है, वहां से जो उसके जो खोआ जो लोग लेके जाते हैं या जो व्यापारी है उनके पास जाता है, तो उन्होंने लावारिस हालत में उसे क्यों बरामद किया, वो भी कई कुंटल। आप अगर थोड़ी देर वेट करते तो जो आपने दोपहर 12-1 बजे के आसपास जो सामान वहां से बरामद किया, थोड़ी देर वेट करते शायद आपको रंगे हाथ पकड़े दिखाई पड़ते हैं कि जिन लोगों के द्वारा इस खोए को लेके जाया जा रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, मुख्य सरगना कौन है इस बस्ती में जो खोआ सप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक बात है कि पूर्व विभाग के जो अधिकारी है वो पूरे तरीके से ये कह सकते हैं कि सम्मिलित होते हैं इस पूरे मामले में। जब कोई त्योहार आता है तो छोटी मोटी कार्रवाई करते हैं। चाहे इंद्रवीर ने भी कहा, ज्ञानेंद्र ने भी ये बात कही कि जब बड़ी दुकानें होती हैं ऑब्वियसली बात है वहां कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो देहात क्षेत्र की दुकानें होते हैं वहां कहीं ना कहीं जाके अपना कोरम पूरा कर दिया जाता है, सैंपलिंग ले ली जाती है, फिर 2 दिन के बाद उनको एक नोटिस दिया जाता है, उसका जवाब
या फिर उसने अपनी कह सकते हैं कि एक अपनी सेटिंग की बात की जाती है कि उसने सेटिंग किया, क्योंकि अभी तक ऐसा मामला नहीं देखा जाता है कि अगर दुकान सील हो गई तो उस पर कोई कठोर कार्रवाई हो। तो ये स्वाभाविक ऑब्वियसली बात है कि जब त्योहार आता है तो जो फूड विभाग के लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और यूं कह सकते हैं कि उनके लिए एक ऑफेक्शनल ये सीजन होता है कि जिस सीजन में वो कहीं ना कहीं अपनी, चाहे धन उगाई का कह सकते हैं उसको, या फिर अपनी आर्थिक उपजन के लिए दूसरा कोई एक नया तरीका निकालते हैं। स्वाभाविक बात है, सिस्टम की बात है। तो पूर्व विभाग के जो अधिकारी वो इस तरीके से कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ त्योहारों के संबंध में करते हैं। लेकिन ये बात जैसे ज्ञानंद ने भी बात बताई कि जो बड़ी दुकानें होती है उन दुकानों पे कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि खोआ तो वहां से उनके भी पास आ रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी कानपुर से, लखनऊ से, अगर बड़ी जगह से वो चीजें आ रही है वहां से, तो स्वाभाविक बात है वही खोआ उनके पास भी जा रहा है, पूरी मंडी में वही जा रहा है। और बस्ती रोडवेज के पास, जो कि अगर आपको बता दें कि पूरी की पूरी खोआ मंडी बनी हुई है, जहाँ पे लाखों की संख्या में खोआ वहां पे बिकता है, लाखों कुंटल, और पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, मिठाइयां वहां से जाती है। लेकिन पूर्व विभाग के अधिकारी कार्रवाई करने के नाम पे सिर्फ शून्य दिखाई पड़ते हैं, और बस अपनी त्योहार के सीजन में मलाई काटने का काम पूरे तरीके से विभाग के अधिकारी करते हैं। खंड अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि मलाई काटना एक अलग है, अधिकारी जानते हैं कि कब मलाई काटने का वक्त है और वो मलाई काटते भी हैं। लेकिन सवाल यही है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ इस तरीके से अगर खिलवाड़ किया जा रहा है कि अगर कुंटल कुंटल खोआ या कोई भी खाद्य पदार्थ आकर के इसी तरीके से पड़ा रह रहा है, बाद में उसको ऑब्जर्व करने की बात करेंगे या फिर उसको छोड़ देंगे, उसके मालिक का पता लगाने में आप सक्षम है नहीं, पता ही नहीं है कहां से आया, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीके के मिलावटी प्रोडक्ट्स लगातार जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जहर का काम कर रहे हैं, लोगों के हालात बिगड़ रहे हैं, कम उम्र में बच्चे को बहुत गंभीर बीमारियां हो जा रही हैं, लोगों को बीमारियां हो जा रही हैं, लोगों को कई तरह की समस्याएं हो जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फूड सेफ्टी विभाग है पूरी तरीके से मौन धारण करके बैठा हुआ, और अगर वो बिल्कुल कहीं कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है, बिल्कुल भी जांच नहीं करता, क्योंकि खाने पीने से सबसे ज्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। और आज की डेट में साफ तौर पर देखा गया, शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पर बीमारी के लिए लोगों का हजारों लाख खर्च नहीं होगा। महीने की बात कर रहा हूं, और अगर साल में हूं तो लाखों रुपए भी खर्च हो जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं से रह गया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो आप ये सोच लीजिए कि युवा हो, कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो। तो सबसे बड़ी बात है इसके पीछे की वजह भी यही है कि स्वास्थ्य जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खाद्य प्रोडक्ट्स जो हैं, तो स्वास्थ्य के लिए कितने हानिकारक है, लेकिन जिस विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि इनको चेक किया जाए, इनके समय समय पर इनकी सैंपलिंग की जाए, इनके नमूने लिए जाए, एकदम आंखों पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ है, कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है। कोई प्रोडक्ट या कोई माल पकड़ा भी जाता है तो उससे कन्नी काट लेते हैं कि मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो आखिरकार अगर इस तरीके से आप काम करेंगे तो कैसे लोगों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उसको रोक पाएंगे। लगातार खाद्य पदार्थों की मिलावटखोरी की तमाम खबरें आती हैं, चाहे वो खोए की बात की जाए, मिठाइयों की बात की जाए, या फल की बात की जाए, सब्जियों की बात की जाए, हर जगह पे वही हालात है। लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है वो पूरी तरीके से मौन और आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैठे हुए हैं। जितेंद्र, इतनी सारी चीजें घटित हो जाती हैं, लेकिन जो इसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी तरफ से जब इनसे पूछा जाता है, उनसे सवाल किया जाता है, उनका क्या रिएक्शन है, जरा ये भी तो बताइए, हमारे दर्शक तो जाने कि कम से कम जब इस पूरे मामले का खुलासा हो या इसको लेकर के सवाल किए जाते हैं तो जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए अधिकारी हैं उनका क्या रिएक्शन है, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर? बिल्कुल अखंड, देखिए पूर्व विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी ही बात हुई थी। मैंने उनसे बात किया था कि इस बारे में कि जो खोआ वहां पकड़ा गया है, वहां पे जो मावा वहां मिले हैं वो लावारिस हालत में थे, तो लावारिस हालत में क्या बरामद हुआ है, क्या उसके उनके जो लिंक आउट है वो कहीं से कुछ जानकारी हासिल है कि ये कहाँ से आए थे, किन्हें इन्हें सप्लाई करना था, या सिर्फ और सिर्फ फोरम पूरा किया कि जो वहां पे लावारिस मिला आपने लावारिस को जब्त कर लिया और लावारिस में वो पड़ा रह गया। इसकी कहीं ना कहीं कोई जानकारी मिल पाई या उनके कोई सूत्र उन्होंने कहीं लगाया जहां से इन बारे में जानकारी, लेकिन अभी तक ऐसा किसी तरह का कोई बयान नहीं आया। बस उन्होंने एक चीज जरूर ये कही है कि हम आगे भी लगातार जो है इस तरह की कार्रवाई करते रहेंगे। इस तरह की कार्रवाई के अंदर मतलब ये हुआ कि लावारिस आप पकड़ते रहेंगे और जो दुकानदार हैं उनको आप छोड़ते रहेंगे। क्योंकि एक चीज और देखा गया है, बस्ती शहर में कहीं ना कहीं मिठाइयाँ दुकानों के अलावा अब ये देखा गया है कि ठेले पे भी बेची जाती है। एक अपनी ब्रांडिंग करते हैं लोग और ब्रांड करके लोग ठेले पे भी बेचते हैं। तो ठेले पे जो मिठाइयाँ बेची जाती है, क्या उनके पास फूड लाइसेंस होता है या उनके पास वो मानक होता है जो फूड डिपार्टमेंट्स के जो मानक एफएसआई का लाइसेंस है, उससे वो किस हाइजेनिक तरीके से बनाना चाहिए, क्या उसकी सेफ्टी चीजें होती है या उसको प्रॉपर तरीके से रखने के लिए कोई इंतजाम होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि सुबह ठेले पे दुकानें लग गई, शाम तक सजी हुई है और ठेलों पे जो फूड खचरी भैया नहीं कह सकते कि मिठाइयों की बात करें और मन में भी और खाने की चीजें सभी लगती है, लेकिन
विभाग के द्वारा कभी ऐसी कोई कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई गई। खासतौर से ये भी देखा जाता है कि अगर जैसे बात की जाती है कि गोलगप्पे की बात की जाए, कुछ चाइनीज जो प्रोडक्ट है जो बेचे जाते हैं जो खाद्य पदार्थ में, उसमें कुछ केमिकल्स मिले होते हुए हैं। अक्सर देखो पाया गया है कि जो गोलगप्पे का पानी होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स यूज होते हैं, लेकिन कहीं भी अभी तक ऐसी कार्रवाई फूड विभाग के द्वारा पूरे जिले में अगर अपन बात की जाए, अभी तक मैंने अपने समय में अपने करियर में अभी तक ऐसी कार्रवाई जिले में नहीं देखी। लगातार शिकायतें होती हैं, लेकिन वही है कि फूड विभाग कहते हैं ना कि आंख और कान दोनों बंद कर रखे हैं, तो स्वाभाविक बात है फूड लाइसेंस उन्होंने प्रोसेस कर रखा है, उसके बेस पर उनका जो कह सकते हैं कि उनकी दुकान जो है वो चल रही है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे किसी तरह कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। विभाग का साफ परिणाम है कि जिस तरीके से मैंने उनसे बात किया था, उन्होंने ये साफ कहा कि हम आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ त्योहारों में। उसके बाद ये त्योहारों वाले के बाद में त्योहार जो छापेमारी के काम हो पूरे तरीके से बंद हो जाए, तो स्वाभाविक बात है कहीं ना कहीं खेला और जो ये खाना पूर्ति का काम है ये सिर्फ अधिकारी अपने समय पे करते हैं। अखंड हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी अगर कार्रवाई करते तो इस तरीके की स्थितियां पैदा ही नहीं होता, लोगों में डर होता, भय होता। जो इस तरीके से मिलावट को इस तरीके के बड़ी बड़े मिलावटी कारखाने लोगों ने खोल रखे हैं वो होती ही नहीं। लेकिन सबको पता है कि कैसे किसको मैनेज करना है और इस पर कार्रवाई होगी तो क्या होगी, कितनी सजा होगी, तमाम ऐसी चीजें हैं। इसी की वजह से इस तरीके के लगातार जो कारखाने हैं वो चल रहे हैं, इस तरीके की बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी है लगातार वो जारी है। लोगों का स्वास्थ्य से किसी को कोई मतलब नहीं है। जिन अधिकारियों पर, जिन विभागों पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जिम्मेदारी है, उनको भी इससे कोई लेना देना नहीं है। वो आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, और जब उनको लगता है कि कुछ कार्रवाई करनी चाहिए तो इस तरीके की छोटी मोटी दिखावटी कार्रवाई जरूर कर देते हैं। असल में इसका मूल पता लगाने में वो बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाते। शायद यही कारण है कि इसी तरीके से अज्ञात के रूप में इतना बड़ी मावा मिलता है, मिलावट का सामान मिलता है, और वो लोग आराम से जो इस तरीके का मिलावट का धंधा कर रहे हैं, बेखौफ होकर के कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों के साथ लगातार खिलवाड़ कर रहे हैं। फिलहाल अजितेंद्र इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि त्योहार है और त्योहार में मिलावटी जो भी खाद्य पदार्थ है वो लगातार उसकी एक भरमार सी है बाजारों में। तो इसको लेकर के अभी खाद्य विभाग किस तरीके से एक्टिव है, किस तरीके के प्लान के तहत काम कर रहा है, कितने इस तरीके के मिलावटी प्रोडक्ट को पकड़ रहा है, कितनी दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है, इसके बारे में जरूर अपडेट देते रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर है जो साफ तौर पर दर्शाती है और बताती है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ किस तरीके से ये मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ ही साथ उसमें ऐसा लगता है कि विभागों के जो जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी जवाबदेही होनी चाहिए कि इस तरीके से मिलावट का सामान आखिरकार बाजारों में क्यों उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आपको बता दें कि रंग भरी होली एकादशी का त्योहार आज से शुरू हो गया और अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर से इसकी शुरुआत हुई और एक दूसरे पर रंग और गुलाल डालते हुए लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ आज से इस रंगों के पर्व के त्योहार की शुरुआत कर दी है और मंदिर मठों में जा करके इसका न्योता भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं होली का पर्व है। ब्रज में तो एक अलग ही आनंद दिखाई दे रहा है और ब्रज की होली न सिर्फ देश में बल्कि विश्व में भी काफी प्रसिद्ध है। लठमार होली हो, लड्डू होली हो, जलेबी हो और रंग और गुलाल की जो बरसात वहां पर देखने को मिलती है, लड्डुओं की जो बरसात वहां पर देखने को मिलती है, और बांके बिहारी मंदिर हो या लाडली जू का जो मंदिर हो, वहां पर अपना एक होली का एक अलग ही रंग दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं रंगों के इस त्योहार में, रंगों के इस पावन पर्व में पूरा का पूरा देश रंगने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द होली का त्योहार, होली आने वाला है और सभी लोग रंग और गुलाल के साथ एक दूसरे को रंग लगाएंगे और रंगे हुए नजर आएंगे। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को पहले से ही, क्योंकि बस ये पर्व की शुरुआत आज से ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अयोध्या धाम में, हनुमानगढ़ी में इस पर्व को लेकर के, रंग भरी एकादशी को लेकर के आज से ही न्योता देना शुरू हो गया है। और बांके बिहारी में तो 40 दिन का ही पर्व होता है और उसकी शुरुआत हमने दिखाई भी है अपने दर्शकों को कि किस तरीके से वहां पर लठ मार होली, चाहे वो लड्डू मार होली, और किस तरीके से आकाश से बरसते हुए लड्डू दिखाई देते हैं। लोगों में, भक्तों में वो एक बड़ी उत्सुकता होती है उनको लूटने की, और वहां का भी एक अलग नजारा हमने आपको दिखाया। आगे भी हम अपनी तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे किस तरीके से होली का त्योहार ब्रज में मनाया जा रहा है और किस तरीके से पूरे धूमधाम से होली के त्योहार को जो पूरे देशवासी हैं वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हमारी मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।